हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेनिस एल्बो। ये नाम बहुत ही फेमस हुआ था जब हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को प्रॉब्लम हुई थी। तब से टेनिस एल्बो हर लेमैन को भी पता है। अब नाम में ही एल्बो आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ रिलेटेड विद द एल्बो जॉइंट। लेकिन मास्टर ब्लास्टर हैं वो तो टेनिस नहीं खेलते, बट स्टिल ही इज़ हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द टेनिस, बट कुछ इसका एक बायोमैकेनिक्स है जिसकी वजह से कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होते हैं जो सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो नाम से पता चल रहा है, मतलब जो आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लीजिए कि ये क्या है। दिस इज़ अ क्रोनिक एसेप्टिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। क्रोनिक मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, एसेप्टिक मतलब वहाँ कोई नॉन इन्फेक्शियस है और इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो रखा है। क्यों हो रखा है? रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा एंड एक्सेसिव ओवरलोड, मतलब बार बार धीरे धीरे कुछ कुछ चोट लगती रही, ओवरलोडिंग होती रही। मेनली जो मसल अफेक्टेड होती है वो होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल। एक्सटेंसर कार्पाई मतलब जो आपका रिस्ट का, हैंड का एक्सटेंशन करा रहा है, उसके साथ साथ रेडियल डेविएशन करा रहा है। और ब्रेविस मतलब वो एक छोटी मसल है, तो वो छोटी वाली मसल जो हमारे हैंड का एक्सटेंशन करा रही है और रेडियल डेविएशन करा रही है। तो मेनली जब ये मसल अफेक्ट होती है तो जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। और ये एक बहुत कॉमन कॉज है मस्कुलोस्केलेटल पेन सिंड्रोम का एल्बो में। अब इसकी वजह से क्या होगा? खाली एल्बो में ही पेन नहीं होता, क्रोनिक जब स्टेज में चलते चलते वो आपके फोरआर्म मसल्स को भी अफेक्ट करता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं राइटर्स क्रैम्प। दोनों नाम बहुत डिफरेंट है। वहाँ टेनिस एल्बो है, मतलब इट इज़ समवेयर रिलेटेड विद अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, टेनिस आ रहा है, बट यहाँ पे राइटर्स क्रैम्प है, मतलब जो बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क कर रहे हैं। तो हर कंडीशन के, हर क्लिनिकल कंडीशन के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो हमेशा आप सिनोनिम ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कुछ और इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो तो हमें पता ही है, लॉन टेनिस आर्म भी हम इसको बोलते हैं, इसको टेंडोनोसिस भी बोलते हैं, इसको लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी, पेरियोस्टाइटिस, टेंडिनाइटिस ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, मतलब ये तो पूरा जो मसल अफेक्ट है उसी को पूरा उन्होंने बोल दिया है। एपिकॉन्डाइल एल्जिया एंड रेडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो अगर आपको कोई भी नाम आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो टेनिस एल्बो के ही नाम हैं। दे ऑल आर सिनोनिम्स फॉर द सेम कंडीशन। अब आता है कि वो कौन सी कॉमन पॉपुलेशन है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका रिस्ट के मूवमेंट हो रहे हैं अलोंग विद द एल्बो जॉइंट, जैसे कि टाइपराइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स और जो भी प्रोफेशनल्स जहाँ पर रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है एल्बो और रिस्ट में, तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है। अब टेनिस एल्बो जो है इसमें हुआ क्या है? इन्फ्लेमेशन है, या कुछ केसेस में माइक्रो टीयर भी हो जाता है टेंडन में, जो कि हमारे फोरआर्म मसल्स को और एल्बो के साथ अटैच करते हैं। अब जो फोरआर्म मसल्स हैं या टेंडन्स हैं वो डैमेज होते हैं ओवर यूज़ की वजह से। रिपीटेड जो मोशन होते हैं बार बार वो रिपीटेड एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, टेंडरनेस होती है आउटसाइड ऑफ द एल्बो। आउटसाइड ऑफ द एल्बो मतलब कि लेटरल एपिकॉन्डाइल पे पेशेंट को पेन हो रहा है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्सटेंसर टेंडन है जो कि आपके लेटरल एपिकॉन्डाइल से ऑरिजिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मसल अफेक्टेड होती है वो होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, विच इज़ ईजीली विजिबल इन दिस पिक्चर। हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो जो मेन मसल अफेक्ट हो रही है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल। ओके, देन अब इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं हमारे फोरआर्म के, जो कि हमारे मेनली क्या करा रहे हैं? रिस्ट का एक्सटेंशन करा रहे हैं, उसके साथ साथ रेडियल डेविएशन करा रहे हैं, वो सारी मसल्स अफेक्ट होती हैं। ये 7 टाइम्स जो है ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दी गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो क्या है? ये लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस का वो है, हम इसको बोलते हैं ना कि ये मीडियल साइड का इक्विवेलेंट है। अगर आपका लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है तो उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं, अगर ये मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? गोल्फर्स एल्बो। तो ज़्यादा कॉमन जो कंडीशन है वो है टेनिस एल्बो। बहुत सारी जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं
उस ये भी क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट का जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती है फिर खुद टाइम के बाद कई बार सिम्टम्स सबसाइड भी हो जाते हैं। नेचुरल टेंडेंसी होती है कि विद टाइम के साथ ये फेड हो जाती है और कई लोगों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट भी कर जाती है, जिसमें आपको ट्रीटमेंट तो मस्ट है। अब हम बोलते हैं ना, जब आपका सेल्फ लिमिटिंग है या खुद ही से ठीक हो जाने वाली है तो वाई वी आर टेकिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसलिए जिससे कि आपकी पेशेंट की सफरिंग कम से कम हो। अब यहाँ पे पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को एरिया ऑफ पेन एंड टेंडरनेस कहाँ होगी, एग्जैक्टली ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल। और जो पेन होता है, जब भी हम पेशेंट को बोलेंगे या उसका हम पैसिवली मिडिल फिंगर का रेसिस्टेड एक्सटेंशन कराते हैं या रिस्ट का एक्सटेंशन कराएंगे तो वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट में। और जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन्स हैं जो सारे के सारे लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट करते हैं, उसमें जो मेन मसल अफेक्ट है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज़ ECRB, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है। अब उसका जो मेन कारण क्या है कि उसकी थोड़ी एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, वो मेन मसल अफेक्ट होती है। अब ये हम ऐसा नहीं है कि ये एकदम सडनली ओरिजिनेट होता है, क्योंकि कोई प्रीवियस ट्रॉमा रहा होगा जो कि ओवरलोड एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। तो उसके साथ साथ रिपीटेटिव प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जब भी पेशेंट कर रहा है फोर आर्म का, और उस अलॉन्ग विद द फुल एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। अभी जब मैं ये बोल रही हूँ तो आप ये मूवमेंट खुद करके देखिए, जब पेशेंट क्या कर रहा है, रिपीटेड प्रोनेशन, सुपिनेशन, ओवरलोड एक्टिविटी है और उसके साथ साथ आपका जो फुल एक्सटेंशन हो रहा है एल्बो का, इसकी वजह से जो आपके एक्सटेंसर मसल्स होती हैं वो फुल लोड में स्ट्रेस्ड स्टेट में जाते हैं। और जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस भी हो जाते हैं टेंडेंस के, और उसके साथ साथ जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोकल ब्लड सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। जो मेन एज ग्रुप इसमें बताया गया है वो है 30 to 60, मतलब ये एक एक्टिव ग्रुप है। और सिम्टम्स जो होते हैं फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं सीवियर, और धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि रात को ठीक थे सुबह उठे तो आपको टेनिस एल्बो हो गया। और बहुत सारे केसेस में पेन कैसे शुरू होता है, माइल्ड एंड स्लोली वर्सन्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स, मतलब वो शुरुआत में बहुत हल्का पेन होगा, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके, उसमें क्या होगा, पेन होगा, बर्निंग होगी आउटर पार्ट ऑफ एल्बो में, उसके साथ साथ पेशेंट की ग्रिप जो होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है। अगर हम इस पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, और पेन, और जब भी पेन बहुत बढ़ जाता है जब भी हम लेटरल एपिकॉन्डाइल के एरिया को अगर आप पैल्पेट करते हो, और जब भी हम फोरआर्म का प्रोनेशन एंड सुपिनेशन कराते हैं तो ये पेशेंट की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ये तो हमें क्लिनिकल फीचर्स पता चल गए, अब हमें क्या करना है, हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो कुछ तो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एक्सरे अगर हम पेशेंट का करा रहे हैं तो एक्सरे से एज सच हमें ये नहीं दिख रहा कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो गया, ये दिखेगा, बल्कि वो हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन है एल्बो की तो हम उसको रूल आउट कर सकें, या वहाँ पर कोई अर्थराइटिक चेंजेस तो नहीं है, कोई और ट्रॉमा तो नहीं है, कोई कैल्सिफिक डिपॉजिट्स तो नहीं है। उसी की तरह अगर आप अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि कुछ इनिशियल लोकेशन बताता है मसल की, और ये भी पता चलता है कि कोई थिकनिंग तो नहीं हो रही किसी सॉफ्ट टिश्यू की उस अराउंड द टेंडन, कि कोई इन्फ्लेमेशन हुआ था जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू की थिकनिंग हो रही है। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट असेसमेंट है वो MRI है, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके साथ साथ जो हम अल्ट्रासाउंड एंड MRI कराते हैं दोनों ही ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्सरे करा रहे हो आप या अल्ट्रासाउंड भी करा रहे हो, ये हम और चीज़ों को रूल आउट करने के लिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं इसके स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, आपको सारे स्पेशल टेस्ट पता होने चाहिए, और ये आप याद तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो पहला टेस्ट होता है वो है कोजन्स टेस्ट बोलते हैं, ये लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेनिस एल्बो के लिए करते हैं। ये टेस्ट कब हम बोलेंगे, दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ अ रेसिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन triggers pain to the lateral aspect of the elbow,
ओइंग टू स्ट्रेस प्लेस्ड अपॉन द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। क्या किया आपने पेशेंट का रेसिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन किया है। और डेफिनेटली जब आप रेसिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो फोर आर्म है वो सुपीनेशन से प्रोनेटेड स्टेज में है, और अब आप रेसिस्टेंस दे रहे हैं पाम के ऊपर, और जब पेशेंट ये मूवमेंट कर रहा है तो ECRB जो है उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, और पेशेंट ये जो है ये प्रोवोकेटिव टेस्ट है, पेशेंट को एकदम एक्सट्रीम पेन होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। सेकेंड टेस्ट जो होता है वो होता है हमारा मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट में क्या किया जाता है, पहले एग्जामिनर जो होंगे वो लेटरल एपिकॉन्डाइल को थंब से पैल्पेट करेंगे और उसके बाद पैसिवली प्रोनेट करेंगे फोर आर्म को। पैसिवली किया है, प्रोनेशन में लेके आए हैं, उसके बाद रिस्ट को फ्लेक्स किया है, और लास्ट जो स्टेप है वो है एक्सटेंडिंग द एल्बो। अब ये पॉजिटिव टेस्ट कब माना जाता है, जब लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास पेशेंट को सीवियर पेन होगा। ये है मिल्स टेस्ट। वो उसमें पहले में हमने क्या किया था, रेसिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन कराया था। यहाँ पे जो एग्जामिनर हैं उन्होंने क्या किया, पैसिवली प्रोनेशन किया, रिस्ट को फ्लेक्स किया और उसके बाद एल्बो को एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज़ मिल्स टेस्ट। इसके बाद आता है हमारा मॉट्सलेस टेस्ट। मॉट्सलेस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, ये भी अगेन हमने रेसिस्टेंस दे रहे हैं, बट यहाँ पे कहाँ पे रेसिस्टेंस दे रहे हैं, थर्ड डिजिट पे, मतलब जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आपने रेसिस्टेड एक्सटेंशन करा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल का जो टेंडन है उसको आप स्ट्रेस दे रहे हैं, और अगेन हम लेटरल एपिकॉन्डाइल को पैल्पेट करेंगे, और पॉजिटिव टेस्ट क्या माना जाएगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे पेशेंट को पेन होगा। अब ये हमारा हो गया एग्जामिनेशन पार्ट। अब हम क्लिनिकल पार्ट या मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस का, मेनली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स देंगे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉयड एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, रेस्ट कराना है। मेनली फिजियोथेरेपी में हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी एक्टिविटी पेन को प्रमोट कर रही है वो एक्टिविटी को रोकना है। क्रायोथेरेपी इज़ गुड, जिससे कि आपके इन्फ्लेमेटरी जो साइंस एंड इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस है वो कंट्रोल होते हैं। एक्यूपंक्चर नॉट पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, लेकिन ये भी यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ हम जो इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, आइंटोफोरेसिस, डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, शॉक वेव, लेज़र थेरेपी और बहुत सारी मैनुअल थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। उसके साथ साथ एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जो मसल्स अफेक्टेड है वो उनकी आप स्ट्रेंथनिंग कराओगे, और एपिकॉन्डाइलर बैंडेज यूज़ किया जाता है। ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आता है। अगर ऐसा हुआ कि पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट का पेन लगातार बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कंजर्वेटिवली आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो सर्जिकल अप्रोच की जाती है। बहुत सारी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, उसमें किया क्या जाता है, डेब्रिडीमेंट ऑफ द अफेक्टेड टेंडन ऑफ द ECRB एंड डीकॉर्टिकेशन ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब क्या हो रहा है, जो मसल अफेक्टेड है वहाँ पे उसके आसपास स्कार टिश्यू भी बन जाएगा, वो इन्फ्लेम्ड हो गई, थिकनिंग हो गई। उसके साथ साथ जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे भी वो हमेशा पिंचिंग हो रही है, जो पेन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या किया, एक तो डेब्रिडीमेंट कर दिया, क्लीनिंग कर दी उस टेंडन की, उसके साथ साथ डीकॉर्टिकेशन। डीकॉर्टिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही पतली सी लेयर कॉर्टिकल बोन की हटा दी जाती है। अब ये जो सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी भी की जा सकती है, परक्यूटेनियस भी की जाती है, या अर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जो भी जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या किया गया है, स्किन को इंसिजन दिया गया है। सेकेंड जो पिक्चर है उसमें ECRL एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस के जो इंटरफेस है उसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। थर्ड पिक्चर में जो डीजेनरेटेड टिश्यू है ECRB का, उसको आइडेंटिफाई करके हटा दिया गया है। और जो लास्ट फोर्थ स्टेज है उसमें ऑस्टियोटोमी की गई है, डीकॉर्टिकेशन किया गया। मतलब जो डीकॉर्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही माइनर सी एक लेयर कॉर्टिकल बोन की हटा दी जाती है, जिससे जो पेन हो रहा है वो पेन कंट्रोल हो जाएगा। जो आपका डीजेनरेटेड टिश्यू है उसे हटा दिया, जो बोनी पार्ट जो उस पे उसको इम्पिंज कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको भी हटा दिया गया।
अभी ये जो आपको नेक्स्ट पिक्चर है इसमें अगेन ये एक दूसरे टाइप का सर्जिकल अप्रोच है। इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है सेम पहले की तरह स्किन का इंसिजन दिखाया गया है। सेकेंड पिक्चर में रिफ्लेक्शन इन द डिस्टल डायरेक्शन ऑफ द एक्सटेंसर मैकेनिज्म। थर्ड में एक्सीजन किया गया है पैथोलॉजिकल टिश्यू का। देन फोर्थ में सेम वही ऑस्टियोटोमी एंड डिकॉर्टिकेशन। अब यहाँ पे एक फिफ्थ स्टेप जो है यहाँ से अलग है, इसमें क्या किया है, ड्रिल कर दिया गया है 2 वी शेप टनल्स को, जिससे कि जो एक्सटेंसर्स हैं उनको रीअटैच किया जा रहा है। और सिक्स्थ स्टेज में रीअटैचमेंट जो किया गया है एक्सटेंसर मैकेनिज्म का, उसको कहाँ रीअटैच करें, अगेन सेम लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। और सेवन्थ में हमने जो आपका एक्सटेंसर टेंडन मैकेनिज्म है वो रीस्टोर कर दिया है। तो ये दोनों हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स थे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल पार्ट ऑफ टेनिस एल्बो। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं, और हम उसे क्लिनिकली या मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पीटी मैनेजमेंट इज़ टोटली सेपरेट पार्ट, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। और अभी तक भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।